नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इंडेक्स नंबर के संबंध में सही है। कौन सा है स्टेटमेंट जो इंडेक्स नंबर के संबंध में सही है? वो है, यह समय के साथ परिवर्तन को मापता है। क्या करता है? यह समय के साथ परिवर्तन को मापता है। अब इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर आपका होता है सांख्यिकी उपकरण है। इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो समय, भौगोलिक स्थिति या अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर, वेरिएबल या चरों के समूह में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों, जो रिलेटिव चेंजेस होते हैं, उन्हें मापता है। तो ये जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI है, वो क्या मापता है कि समय के साथ आम उपभोक्ताओं के लिए रहन सहन का खर्च कितना बदला है, कि महंगाई कितनी बढ़ी है या फिर घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुख्यतः किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किससे संबंधित है। वो है आपकी जीवन यापन लागत। किससे? जीवन यापन लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग से संबंधित है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुख्य रूप से आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले सामानों और सेवाओं जैसे भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा और शिक्षा की कीमतों में समय के साथ होने वाले बदलावों को मापता है। चूँकि यह सीधे तौर पर इस बात को ट्रैक करता है कि आम जनता के लिए बुनियादी ज़रूरतें कितनी महंगी या सस्ती हो रही हैं, इसलिए इसे जीवन यापन लागत का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम प्रोपोर्शनल कंपैरिजन के लिए सबसे उपयुक्त है? किसके लिए? कौन से कंपैरिजन के लिए? प्रोपोर्शनल कंपैरिजन के लिए। तो वह आपका पार डायग्राम। कौन सा? पाई डायग्राम। ये आपका पार डायग्राम ही क्यों? जब हमें किसी पूरे हिस्से को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनका अनुपातिक या प्रतिशत तुलना दिखाना होता है, तुलनात्मक दिखाना होता है, पूरे हिस्से को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर, तो पाई डायग्राम सबसे बेहतरीन आपका ऑप्शन होता है। इसमें एक पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री या फिर 100% को दर्शाता है कि, और इसके अलग अलग टुकड़े जो स्लाइसेस होते हैं ये साफ कर देते हैं कि किस हिस्से का योगदान कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है। मान लीजिए यदि आपको दिखाना हो कि आपके इस मासिक बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा किराए, भोजन और शिक्षा पर खर्च होता है, तो आपको पाई डायग्राम इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स में क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार क्या होता है? क्या होता है क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार? वो होता है आपका समानता एवं असमानता, सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी। सांख्यिकी में वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संकलित किए गए कच्चे डेटा को उनकी विशेषताओं, गुणों या व्यवहार के आधार पर अलग अलग समूहों में, श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो से बताया है कि क्लासिफिकेशन क्या है, कि आपकी आय के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में किसकी आय कितनी है, एज के आधार पर, उनके कलर के आधार पर श्रेणियों में बांटा जाता है। एक जैसे गुणों या विशेषताओं वाले डेटा को एक ही समूह में रखा जाता है। जैसे किसे मान लीजिए 10,000 तक की जितने भी आदमी की आय है वो एक ही लाइन में आएंगे, एक ही लिस्ट में आएंगे। 10 से 20,000 की एक ही श्रेणी में आएंगे, और अलग अलग गुणों वाले डेटा को एक दूसरे से अलग अलग समूह में रखा जाता है। मान लीजिए हम किसी शहर की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम समानता के आधार पर लोगों को पुरुष और महिला के साक्षर और निरक्षर के समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। टैबुलेशन डेटा को संक्षिप्त और व्यवस्थित बनाता है, और अच्छी टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। तो कौन सा सही है? इन दोनों में से दोनों ही सही हैं। टैबुलेशन डेटा को संक्षिप्त और व्यवस्थित बनाता है। क्या? टैबुलेशन, टेबल बनाना। यह कथन बिल्कुल सही है। सारण्यन टैबुलेशन का मुख्य उद्देश्य ही यह होता है कि बड़े और जटिल कच्चे डेटा को स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित करके छोटा, साफ और समझने योग्य बनाया जाए, कि रो और कॉलम्स में उन्हें डिवाइड किया जाए। और अच्छी टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, कि एक जो स्टैटिक्स टेबल है वो ऐसी होनी चाहिए जिसे समझने के लिए किसी भारी स्पष्टीकरण या पूरी थ्योरी को समझने की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए जो तालिका है जो टेबल में, वो स्पष्ट होना चाहिए कि उनके जो स्तंभों के नाम हैं, कैप्शन है, स्टब्स हैं, टाइटल हैं, वो उनमें लिखे होने चाहिए, कि उनमें पढ़े जाने पे ही उनको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है? कौन सा
क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वो किया जाता है समय के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर। सांख्यिकी में जब डेटा को समय के अनुक्रम या क्रम जैसे वर्षों, महीनों, दिनों या घंटों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे हम पिछले 10 वर्षों में भारत में हुई कार बिक्री का डेटा दर वर्ष दिखाते हैं, इस तो ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही उदाहरण होगा। 10 वर्ष 2016 से 2026 में कितनी कार की गाड़ियाँ बिकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट का उदाहरण है? कौन सा है एट्रीब्यूट का उदाहरण? तो आपका है लिटरेसी। क्या? लिटरेसी, साक्षरता। ये आपका साक्षरता एट्रीब्यूट का ही उदाहरण है। सांख्यिकी में डेटा को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, की उनकी गुण क्या है और उनकी मात्रा कितनी है। तो यह एक एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट एक गुणात्मक विशेषता है जिसे अंकों, संख्याओं या सीधे में मापा जा नहीं जा सकता, बल्कि देखा या केवल वर्गीकृत किया ही जा सकता है। साक्षरता ये एक गुण है क्योंकि कोई व्यक्ति या तो साक्षर होगा या फिर निरक्षर। इसे हम एक स्केल पर मापकर कोई संख्या फिट नहीं दे सकते, तो ये भी आपके एक साक्षरता एक एट्रीब्यूट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स में एडिटिंग का उद्देश्य क्या होता है? किसका? एडिटिंग का उद्देश्य क्या होता है स्टैटिक्स में? तो वो होता है डेटा की त्रुटियां सुधारना, की टू करेक्ट एरर्स इन डेटा के एरर्स ठीक करना। सांख्यिकी में एडिटिंग वह प्रक्रिया जिसके तहत एकत्र किए गए डेटा को जो कच्चे डेटा की बारीकी से जांच की जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य डेटा की पूर्णता, शुद्धता, निरंतरता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना होता है। क्या क्या काम किए जाते हैं एडिटिंग के दौरान? यह देखना कि कहीं कोई जानकारी अधूरी या छूट तो नहीं गई, डेटा में मौजूद गणितीय और तार्किक त्रुटियों को और विसंगतियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करना, गलत या असंबंधित प्रविष्टियों जो एंट्रीज हैं, गलत एंट्रीज हैं या फिर उससे एंट्रीज नहीं है, उन्हें हटाना या फिर उन्हें ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट प्राइमरी डेटा के बारे में सही है? कौन सा स्टेटमेंट है जो प्राइमरी डेटा के बारे में सही है? वो आपका यह ओरिजिनल सोर्स से प्राप्त डेटा होता है। भाई ओरिजिनल सोर्स से प्राप्त डेटा होता है, ये किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, खुद सर्वे घर करने जाओ या फिर खुद ही आप उन व्यक्तियों के पास जाओ जहाँ पर आपकी जानकारी लेनी है। सांख्यिकी में प्राइमरी डेटा वह डेटा होता है जिसे कोई शोधकर्ता या अन्वेषक अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए पहली बार बिल्कुल शुरुआत से एकत्र करता है। यह सीधे स्रोत से उड़ा जाता है, इसलिए यह पूरी तरह से ओरिजिनल आपका होता है। मान लीजिए यदि आप खुद घर जाकर लोगों से उनकी आय पूछकर डेटा इकट्ठा करते हैं तो वह प्राइमरी डेटा है। लेकिन आप कई डेटा सरकार की वेबसाइट से उठाकर डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। इसके भी मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? कौन सी डेंसिटी? फ्रिक्वेंसी डेंसिटी की अवधारणा किससे संबंधित है? वो है आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम। किससे? अनइक्वल क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम से संबंधित है क्या ये फ्रिक्वेंसी डेंसिटी? जब हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं और सभी वर्गों का अंतराल एक समान नहीं होता, ऐसे कोई 0 to 10 हो गया, 10 to 30 हो गया या फिर 30 to 70 हो गया, तो इसमें अलग अलग आपका गैप आ गया, तो हम सीधे आवृत्ति को y एक्सिस पर नहीं दिखा सकते। ऐसा करने से ग्राफ गलत तस्वीर पेश करेगा। इस समस्या को ठीक करने के लिए फ्रिक्वेंस डेंसिटी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्वेंस डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्लास फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विद। ये भी मैं आपको फॉर्मूला आपको लिख कर दिखा दूंगी। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? क्लास फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विद। असमान अंतराल वाले हिस्टोग्राम में आयत की ऊंचाई इसी फ्रिक्वेंसी डेंसिटी के बराबर रखी जाती है, जिससे आयत का कुल क्षेत्रफल उसकी वास्तविक आवृत्ति को सही ढंग से दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का पहला चरण क्या होता है? किसका? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का पहला चरण तो वो होता है आपका प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की अनुसंधान की योजना बनाना, इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग करना। ये क्या सवाल है? जो कोई लोग गलती से कलेक्शन ऑफ डेटा
चुन लेते हैं, कि कलेक्शन ऑफ डेटा चुन लेते हैं। लेकिन सांख्यिकी की जो जांच की शुरुआत होती है वो डेटा इकट्ठे करने से पहले होती है। किसी भी सांख्यिकीय अनुसंधान या जांच को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए एक निश्चित क्रम का पालन किया जाता है। पहले आप डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे, पहले तो आप प्लानिंग ही करेंगे। अगर आपको कोई डेटा इकट्ठा करना है, डेटा इकट्ठा करने से पहले यह तय किया जाता है कि जाँच का उद्देश्य क्या है, कि हम क्यों ये जांच कर रहे हैं, उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, डेटा प्राथमिक होगा या द्वितीयक, और इसके लिए कितना बजट या समय उपलब्ध है। इस योजना के तहत आप विभिन्न सांख्यिकी विधियों, जैसे सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, सरकारी रिकॉर्ड्स हो गए, का उपयोग करके डेटा इकट्ठा करते हैं। एकत्रित डेटा को एडिटिंग किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, और फिर टेबल, ग्राफ या चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय उपकरणों जैसे मीन, मीडियन, कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप प्लानिंग करेंगे। सबसे पहला आपका स्टैटिक्स का आप कोई भी जांच कर रहे हैं, सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उन्हें एनालिसिस करेंगे डेटा को, और फिर इंटरप्रिटेशन कर देंगे। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आपको क्या और वो खोजना है, तो आप सही डेटा कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग हमेशा पहला कदम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी डेटा सोर्स है? कौन सा सेकेंडरी डेटा सोर्स है? तो वह आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशन। कौन सा? गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सांख्यिकी में सेकेंडरी डेटा वह डेटा होता है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति, संस्थान या संगठन द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्र, संकलित और प्रकाशित किया चुका होता है। जब कोई शोधकर्ता इस तैयार डेटा का उपयोग अपने अध्ययन के लिए करता है तो उसे द्वितीयक डेटा स्रोत कहते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे जनगणना रिपोर्ट, आरबीआई के बुलेटिन या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के आंकड़े सरकारी विभागों द्वारा पहले से ही प्रकाशित किए जा चुके होते हैं, इसलिए यह द्वितीयक डेटा का एक मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स में कंसिस्टेंसी को मापने के लिए कौन सा मेजर अधिक उपयुक्त है? कि कंसिस्टेंसी को मापना है, निरंतरता को मापना है, कौन सा मेजर अधिक उपयुक्त है? तो वह आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विभिन्न डेटा सेट की तुलना करने के लिए यह एक सापेक्ष माप है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कोफिशिएंट और वेरिएशन इजिकल्स टू आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इजिकल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये है आपका फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। क्यों ये सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि ये कम मान और अधिक स्थिरता। जिस डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा वह डेटा उतना ही अधिक स्थिर, कंसिस्टेंट होगा और विश्वसनीय माना जाता है। इसके विपरीत जब अगर उच्च कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो उतार चढ़ाव को दर्शाता है। यदि दो बल्लेबाजों के रनों का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो निकला जाए और बल्लेबाज ए का कोफिशिएंट वेरिएशन 25% तथा बल्लेबाज वी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40% आए तो बल्लेबाज ए अधिक कंसिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि ए का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कम होगा, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कम है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होना चाहिए, तभी वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? हिस्टोग्राम में गैप्स होते हैं। बार डायग्राम कंटिन्यूस डेटा के लिए उपयोग होता है। हिस्टोग्राम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। तो ये आपका सही है। हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। हिस्टोग्राम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सांख्यिकी में हिस्टोग्राम का उपयोग विशेष रूप से कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा के निरंतर वर्ग अंतराल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 को एक्स एक्सिस पर और उनकी आवृत्ति को जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पर आयत बनाकर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइवेरिएट डेटा का संबंध किससे है? कौन सा है बाइवेरिएट डेटा का? तो वो है आपके दो वेरिएबल से संबंध है। किससे है? दो वेरिएबल से संबंध है। सांख्यिकी में जब एक ही समय पर दो अलग अलग चरों का अध्ययन करते हैं, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं तो उनके बीच के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाइवेरिएट डेटा कहते हैं। कि हम जो दो वेरिएबल्स का अध्ययन कर रहे हैं और उनके बीच के संबंध को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे बाइवेरिएट डेटा कहा जाता है। या BI का मतलब होता है दो, और वेरिएबल का अर्थ होता है आपका, और वेरिएट का अर्थ होता है आपका
वेरिएबल। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ये पता लगाना कि क्या एक चर में बदलाव होने पर दूसरे चर में भी कोई असर पड़ता है या फिर नहीं, जैसे कोरिलेशन और रिग्रेशन के ज़रिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की ऊंचाई और उसका वजन, की ऊंचाई कितनी है तो उसके वजन पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये और ये यदि किसी कंपनी द्वारा विज्ञापन पर किया गया खर्च और उसकी बिक्री, सेल्स की, उसकी एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च हो रहा है और उसकी बिक्री कितनी हो रही है। चरों की संख्या पर अगर हम बात करें एक वेरिएबल तो इसे यूनिवेरिएट डेटा भी कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।